मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज ऐसे एक महामारी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो खामोशी से जान लेता है। इसको साइलेंट किलर कहते हैं। आतंकवादी की तरह हमला करता है और हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों को, जो विभिन्न प्रमुख अंग हैं, उसको डैमेज करता है। मित्रों, इसी से खामोशी से मारने वाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चुपचाप हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं उसको नष्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसी वृक्ष के अंदर यदि वो घुन लग जाता है या आपके किवाड़ में दीमक लग जाता है, तो तब आपको पता चलता है जब वो बहुत हद तक उस किवाड़ को खा जाता है या उसको काट के ख़त्म कर देता है। उसी तरह यह बीमारी, इसका नाम साइलेंट किलर यह रखा गया कि ये हमारे अंग को, हमारे नर्व सेल को डैमेज कर देता है। जब हमारे आंखों की रोशनी जाने लगती है, जब हमारे पैरों में सेंसेशन ख़त्म होने लगता है, हृदय रोग हो जाते हैं, किडनी की बीमारी हो जाती है, तब हमें पता चलता है ये तो हमारे घर में घुस गया है और हमारे अंगों को डैमेज कर रहा है। मित्रों, इस बीमारी को आतंकवादी कहा जाता है। आतंकवादी का अर्थ इसलिए है कि जब किसी क्षेत्र में, किसी स्टेट में, किसी राज्य में जब आतंकवादी घुसता है तो उसे एक पुलिस नहीं उसको पकड़ सकती है। उसके लिए हमारे भारत सरकार या अन्य देशों को भी उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगाने पड़ते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस लगाना पड़ता है, स्पेशल टास्क फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके वो बीमारी, वो टेररिस्ट कब्जे में आता है या उसका अंत किया जाता है। तो यह भी एक बीमारी ऐसा है जिसे आप चाहेंगे कि किसी एक मेथड से, किसी एक दवाई से हम समन कर लें। उसके लिए अनेक प्रकार के उपायों को आपको करना पड़ेगा। आपके भोजन को समन करना पड़ेगा, आपके लाइफ स्टाइल को सुधारना पड़ेगा, आपके एक्सरसाइज करना पड़ेगा और आपकी दवाइयों का भी पालन कर लेना पड़ेगा। मित्रों, इस बीमारी को महामारी की संज्ञा दी गई है। आप समझिए बीमारी क्या होता है। बीमारी को अंग्रेजी में डिजीज कहते हैं। डिजीज मीन्स डिसईज। डिसईज, जहां आपका ईज डिस्टर्ब हो जाए। ईज मान लो जो आसानी से आप उठ बैठ सकते हैं, उसको उठने बैठने में दिक्कत हो जाए तो ये डिजीज हो गया, यानी आपका कंफर्ट चला गया। तो ये अब बीमारी ही नहीं, ये महामारी है। अब जब यह बीमारी प्रत्येक घर से निकलने लगे तो इसको महामारी का रूप ले लेते हैं। पहले किसी गांव में एक आदमी को यह बीमारी होती थी, अब गांव क्या, हर घर में एक आदमी को ये बीमारी लग गई है, इसलिए महामारी की संख्या दी गई है। मित्रों, इसके बारे में मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि कहा जाता है द पेशेंट हु नोज बेस्ट लिव लॉन्गेस्ट। जिस बीमारी के बारे में आप जितना अधिक जानेंगे, यदि आप उसके पेशेंट हैं, तो आपकी जिंदगी, आपकी लॉन्गेविटी और उतनी लंबी हो जाएगी। मित्रों, बहुत सारे लोगों को ये बीमारी है, उसे पता नहीं है कि हमको किस तरह से रहना है, किस तरह से खान पान करना है, किस तरह से व्यवहार करना है। मान लीजिए ये बीमारी लगी हुई है, आप अनियंत्रित खाना खा रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं अच्छा है, इस बीमारी के लिए नहीं अच्छा है। इसलिए इस वीडियो को आप सुनेंगे तो पाएंगे कि आप यदि इसमें अपनी चीज़ों को, जिन चीज़ों को नहीं करना है, तो आपकी लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी। ये डॉक्टर्स एंड अदर्स तो आपके ट्रीटमेंट करेंगे ही, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल, योगा, ये भी बहुत ज़्यादा ये इसमें हेल्पफुल होगा। मित्रों, इस बीमारी का राजधानी जो हम भारतवर्ष होने जा रहे हैं, विश्व में सर्वाधिक इस बीमारी का संख्या हमारे देश में होने जा रहा है। इसका कारण है कि हमारे यहाँ जो लाइफ स्टाइल है बदल गया है, खाने पीने के जो कारण है वो बदल गए हैं, जो फास्ट फूड है, पिज्ज़ा है, वर्किंग स्टाइल बदल गए हैं और तनाव बढ़ गया है। तो आप समझ गए होंगे
मित्रों कि मैं किस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ, किस महामारी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली यह महामारी मधुमेह, जिसको डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। मित्रों, इसको मधुमेह क्यों कहा जाता है? मधु माने होता है मीठा, मेह माने पेशाब। पुरानी, ये बहुत पुरानी है, वर्षों पुरानी, सैकड़ों वर्ष पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी पहले इस बात पता चल गया था कि ये बीमारी मधुमेह, पेशाब में चीनी आने से जो बीमारी होती है उसको मधुमेह का, मधु का अर्थ होता है मीठा, मेह का अर्थ होता है पेशाब। तो जिसके पेशाब में मीठा हो जाए, आज भी पुराने ज़माने में इसकी जांच इस तरह की जाती थी, यदि किसी व्यक्ति को पेशाब करने के बाद वहाँ चींटी लग जाता है, चींटियों की संख्या, चींटियों का झुंड उमड़ पड़ता है, तो आज भी ये समझिए कि वो मधुमेह से पीड़ित है। अब तो अनेक तरह के टेस्ट आ गए हैं। पहले पेशाब के द्वारा टेस्ट किया जाता था, आज ब्लड के द्वारा उसका टेस्ट किया जाता है और उसे पता लगा दिया जाता है कि उसे मधुमेह की बीमारी है। अब कैसे आप जानेंगे कि मधुमेह है आपको? वो डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट करते हैं। यदि ब्लड का टेस्ट आपका खाली पेट 8 घंटा से 12 घंटा के बीच में होने के बाद 100 के आसपास है, 100 है, तो आप मधुमेह पीड़ित नहीं हैं। यदि 100 से 125 के बीच है तो आप डायबिटिक नहीं है, लेकिन इसे प्री डायबिटिक की संख्या दी गई है। आप बॉर्डर लाइन की तरफ जा रहे हैं। अब आपको डायबिटिक संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी और आप डायबिटिक तो नहीं, दवाइयां नहीं चलेगी, लेकिन आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। यही चीज खाने के बाद, यानी 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद 2 घंटा के बाद यदि आपका ब्लड में जो शुगर है 140 है, तो आप डायबिटिक नहीं हैं। और 140 से 199 के बीच है तो फिर आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक के अर्थ आप डायबिटिक के कगार पर आप पहुंच चुके हैं। आप डायबिटिक की दवाइयां तो नहीं चल रही, लेकिन आपके लाइफ स्टाइल में सुधार करना चाहेंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह कहना चाहूँगा कि पहली बार यदि आपकी डायबिटीज की जांच होती है तो डॉक्टर 75 ग्राम ग्लूकोज के साथ कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि देखिए, भारतवर्ष में हर एक जगह का सवेर का नाश्ता करने का, खाने का अलग अलग है। मान लीजिए इस दरभंगा में चूड़ा दही किसी ने नाश्ता किया, पटना में किसी ने कचौड़ी जलेबी का नाश्ता किया, साउथ में इडली सांभर किया, कहीं डोसा खाया, कहीं पाव भाजी खाया। तो हर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग होता है। लेकिन यदि 75 ग्राम ग्लूकोज के बाद किया जाता है तो सब डॉक्टर को यह मालूम हो जाता है कि इसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कितना है, कितना ग्लूकोज पचा सकता है। अलग अलग खाने से उसका अलग अलग वैल्यू आएगा। फिर उसके बाद यदि जो रिजल्ट आता है उसके बाद वो खाने के बाद कराते हैं, उन्हें मालूम हो जाता है कि इनको 75 ग्राम ग्लूकोज के बाद ब्लड शुगर कितना है, इसलिए ग्लूकोज के बाद कराया जाता है, जो कि आपको 140 होना चाहिए और 140 की 99 के बीच में, 199 के बीच में आप प्री डायबिटिक कहा जाएगा। तीसरा एक टेस्ट होता है HbA1c, जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। इससे 3 महीने के अंदर में आपके ग्लूकोज का जो लेवल है वो पता चल जाता है। ये भी 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। अब मित्रों, आपने तो यह जाना कि ये बीमारी कैसे होती है। अब यह जानिए कि इसका कारण क्या है। कारण है कि यदि आपके शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है। ग्लूकोज क्यों बढ़ जाता है? तो आपने जो खाया, कार्बोहाइड्रेट, चावल, रोटी और अन्य चीज, वो परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज ही हमें शक्ति प्रदान करता है। तो ग्लूकोज अपने हर सेल में, जो लाखों करोड़ों सेल है हमारे सेल बॉडी के अंदर, करोड़ों सेल, उस तक जो पहुंचाने का काम करता है वो इंसुलिन करता है। ऐसे समझिए कि किसी घर में ताला लगा हुआ है और ताले की चाबी है, और वहां पर आप पहुंचे और ताला नहीं खुलेगी तो घर के अंदर नहीं घुस पाएंगे। ऐसा ही होता है जिसके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है या इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, तो वहाँ वो चाबी काम नहीं करती है और जो ग्लूकोज है शरीर के अंदर नहीं जा पाता है, सेल के अंदर नहीं जा पाता है और व्यक्ति अपने को कमजोर महसूस करने लगता है। उसके सारे ये ऑर्गन्स में
जहाँ भी जरूरत है एनर्जी की वो नहीं पहुँच पाती है। यदि आँखों को नहीं पहुँच पाती है तो आँख कमज़ोर हो जाता है, हृदय को नहीं पहुँच पाती हृदय कमज़ोर हो जाता है, अपने पैरों में नहीं पहुँच पाती है तो सारे अंग एक ढंग से इंसुलिन के कमी के कारण एनर्जी के लिए कड़ाई करने लगते हैं। तो यही डायबिटीज है। दूसरी बात, कभी कभी जो इंसुलिन ऐसे आप मोटरसाइकिल का पेट्रोल है और उसके बीच में कार्बोरेटर के बीच में एक कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, वहां तक नहीं जाने देता है, तो क्या आपकी मोटरसाइकिल चलेगी? नहीं चलेगी, फटफटा जाएगी या फिर कुछ देर के बाद बंद हो जाएगी। ऐसा ही हमारे सेल के साथ होता है। जो ग्लूकोज है वह इंसुलिन ग्लूकोज नहीं ले जाता है इंसुलिन के अभाव में सेल तक। तो ये इंसुलिन बनता कहाँ है? हमारे नाभि के ऊपर पैंक्रियास अग्न्याशय है। अग्न्याशय में एक अंग है जिसको आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, द्वीप है, वहाँ बीटा सेल्स इंसुलिन को निकालते हैं। जो किसी कारण से ये बीटा सेल नहीं ठीक से काम करते हैं या एक्टिवेटेड नहीं है तो इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब कभी कभी ये देखेंगे कि कभी शरीर में इंसुलिन की कमी भी हो जाती है, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, ज्यादा को हाइपरग्लाइसेमिया होता है। मित्रों, योग में समत्वं योग उच्यते कहते हैं, बैलेंस इन योर बॉडी। चाहे कोई भी रोग देखें, यदि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो भी हाइपरटेंशन कहते हैं, यदि कम हो जाता है तो हाइपोटेंशन कहते हैं। थायराइड का कम हो जाना, ज्यादा हो जाना, ये भी बीमारी हो जाती है। यदि गैस्ट्रिक में हो जाती है तो कहते हैं हाइपर एसिडिटी, हाइपो एसिडिटी। तो हाइपर हाइपो का जो खेल है ये हमारे ग्लूकोज में भी है। यदि ये ज्यादा हो गया तो भी बीमारी, और ये जो बैलेंस है जो उसमें नॉर्मल है उससे कम हो गया तो भी बीमारी। तो ये योग, यहाँ समत्वं योग उचित की बात हमें याद आती है। मित्रों, इसका कारण क्या है? कारण तो एक तो सबसे पहला जेनेटिक होता है, वंशानुगत हुआ। दूसरा मोटापा हुआ। तीसरा हमारा लाइफ स्टाइल हुआ। चौथा हमारा खाने पीने का व्यवहार हुआ। अब ये समझिए, चौथा पांचवा टेंशन का हो जाना। आज बहुत लोग, आप जानते हैं, मोर देन 60 to 70% डिजीज आर ड्यू टू टेंशन। आज जितनी बीमारियां हो रही है उसका अधिकांश का कारण टेंशन है, मानसिक तनाव है। जैसे चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, जिसको गैस्ट्रिक आप कहते हैं, हाइपर एसिडिटी हो, या डायबिटीज हो, या बहुत इवन माना जाता है कैंसर एंड अदर्स जो भयानक बीमारियां हैं, उसका कारण भी टेंशन है। अब हम इस कारण को निवारण करें तो हम इस रोग से छुट्टी पा सकते हैं। तीसरा, एक लाइफ स्टाइल। बहुत लोग कहते हैं कि लाइफ स्टाइल माने समझिए कि आपकी जीवन की पद्धति। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इसको अच्छे से समझ जाइएगा कि लाइफ स्टाइल क्या है। आज से 20-25 साल पहले सबके घर में टीवी होती थी। चैनल बदलने के लिए सब अपने बिछावन या कुर्सी से उठ के जाते थे, तो चैनल नंबर इतना चैनल। आज किसी के घर में क्या है ऐसा टीवी जिसको चैनल बदलने के लिए अपने बिछावन से उठना पड़ता हो? हम लोगों के पास भी राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करती थी, तो 50 किक मारते जाइए स्टार्ट होता था। आज रिमोट से मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, रिमोट से आपका कार स्टार्ट होता है, रिमोट से अब बैठे बैठे आपका एसी स्टार्ट होता है। ये हुआ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। मतलब जो शरीर का जो कुछ चलने का होता था, जो बैठे हुए अकड़न हो जाती है, वो नहीं होती है। बैठे बैठे टीवी देखते रहते हैं, बैठे बैठे उठने की भी आवश्यकता नहीं होती है। मैंने तो अपने गांव में देखा है, पिताजी के समय भी, अन्य लोगों को भी, कि बाथरूम वो लेते थे लोटा और 2-1 किलोमीटर जाते थे टहल के वहाँ किसी तालाब के किनारे, फिर आते थे। फिर यदि बाथरूम घर में भी है तो पर भी टहल के जाते थे, और टहलना उनका जरूरी था बाथरूम जाने के लिए। लेकिन आज कोई भी जाते हैं, हर के घर में बाथरूम रूम से अटैच्ड है, अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए। वहाँ भी ऑटोमेटिक सारा कुछ है, पानी चलाने के लिए वो फ्लश आदि आप ऑटोमेटिक रखे हुए हैं। तो ये सलग से लाइफ स्टाइल हो गया। जो हमारा लाइफ स्टाइल था वो बदल गया है। दूसरा, खाने पीने का जो है, आज बर्गर पिज्जा, किसी बच्चे को रोटी सब्जी खाने को कहिए तो नहीं खाएगा, लेकिन वो बर्गर पिज्जा और नूडल्स खाने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो खाने का है ये भी हमारे लिए एक बहुत
कारण बन गया है। आज मित्रों, मैं डायबिटीज के सभी अंगों को तो नहीं बात करूंगा। सबसे पहले जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं स्टेरॉइड को हटाने के लिए, उसको तो पालन किए ही। मैं आज खान पान पर थोड़ा सा आप इस विषय पर बोलूंगा, जो डाइट कैसा होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी डाइटें हैं जो डायबिटीज में नहीं लेना चाहिए, जिससे इसमें भी एक कहानी मुझे याद आती है। ये सुनी हुई कहानी है कि जॉन मिल्टन को जब उस जमाने में डायबिटीज हुआ तो डॉक्टरों ने सभी चीज खाने से मनाही कर दी। वो फल के बड़ी शौकीन थे, वो बड़ा हताश हुए। उन्होंने वर्ल्ड क्लास के पोएट थे, तो उन्होंने एक पोएम लिखी, पैराडाइज लॉस्ट। हताश हो गए कि मेरा स्वर्ग हमसे छीन गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर किसी दूसरे डॉक्टर से उनकी जांच हुई, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा आप खा सकते हैं, फल भी मात्रा, सर्टेन फल्स है वो खा सकते हैं, सभी कुछ मात्रा के अनुसार आप खा सकते हैं, कैलोरी के अनुसार खा सकते हैं। तो उन्होंने एक फिर कविता लिखी, पैराडाइज रिगेन, मेरा स्वर्ग मुझसे लौट गया। तो मित्रों, डायबिटीज ऐसा नहीं है कि आप सभी चीज नहीं खा सकते। फल के जो भी है, जैसे सेब है, अमरूद है, पपीता है, ये डॉक्टर खाने के लिए कहते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं, केला नहीं खाना है, पल्पी फ्रूट्स नहीं खाना है। तो ये तो खाने की हुई। डायरेक्ट शुगर नहीं लीजिए, मतलब किसी रूप में मिठाई ये नहीं लेना है। जो कार्बोहाइड्रेट्स के डायरेक्ट हैं, आलू है, ये चावल है, ये सब नहीं लेना है। लेकिन कुछ चीजें एकदम लेना है, जैसे आप हरी सब्जियां लेते हैं, पालक लेते हैं, ये सब जो है, करेला लेते हैं, मेथी लेते हैं, ये सब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज मैं खाने के विषय में एक और बात बताना चाहता हूँ। आयुर्वेद के जो जनक हैं धन्वंतरी जी, उन्होंने एक दिन सुगा का रोग लेके बाघभट्ट जी के यहाँ पहुंचते हैं, तो पूछते हैं कोरुक कोरुक कोरुक, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है। क्योंकि बाघभट्ट जी इस बात को जानते थे। उन्होंने कहा हितभुक ऋतुभुक मितभुक। मित्रों, यह बात याद रखिए, रखना चाहिए कि हमें हितकारी भोजन करना है। अभी हमने बात की कि डायबिटीज में हितकारी क्या होगा, पालक होंगे, आपके जो भी मेथी है, वो करेला है, जिन चीज़ों में मिठास कम है उन चीज़ों को पालन, हितकारी भोजन होगा। और आपके लिए अहितकर क्या है, केला खाना नहीं है, मीठी चीज नहीं खानी है। तो हितभुक, जो हितकारी भोजन है वो प्राप्त करें। मितभुक, अपने खाने का 75% ही भाग आप पेट को भरे, बाकी खाली छोड़ दें। मितभुक। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत पार्टियां हो रही है, बहुत सारे जगहों पर लोग इतने खा लेते हैं जो एक डायबिटीज का ये भी कारण है कि आप जितना ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज आपकी बढ़ेगी। हितभुक मितभुक ऋतुभुक, ऋतु के अनुसार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऋतु के अनुसार भोजन कीजिए। मान लीजिए कि आप गर्मी महीने में एक तरबूजा का कहीं प्राप्त होता है, खाते हैं तो आपका डिहाइड्रेशन ठीक हो जाएगा, लेकिन जाड़े में वो मिलती भी नहीं है। आजकल तो आधुनिक रूप से सभी जगह इसको प्रिजर्व करके, चाहे जिस रूप में हो, साइंटिफिक रूप से हर महीने में हर फल, हर सब्जियां मिलने लगी है। लेकिन भगवान ने उसको गर्मी के लिए बनाया है। जाड़े के लिए जो कठोर फल है, अमरूद है, आदि हैं, वो मिलते हैं। तो ऋतु के अनुसार भोजन कीजिए। तो ऋतु के अनुसार यदि भोजन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात, खाने का है जो नियम है उसको यदि पालन करते हैं, आजकल एक वर्ड आया है क्रोनोथेरापेटिक एडवांटेज। आप रात के 12 बजे यदि खाएंगे तो आपका लीवर का फंक्शन ठीक नहीं रहेगा। तो हर चीज का एक समय निश्चित है, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। आपने देखा होगा कि अंधेरी रात है, बहुत अंधेरी रात है, और बरसात की दिन है, सूरज निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कैसे मुर्गे को पता हो जाता है कि आज सवेरे 4 बजे अब सूरज उगने वाला है और बांग देना शुरू कर देना। ऐसे ही हमारे शरीर में एक क्लॉक लगा हुआ है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जिस क्लॉक से हर अंग का हर चीज परिचालन होता है। यदि आप 2 बजे रात में खाना खाएंगे तो आपका लीवर का फंक्शन नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि लीवर को भी रेस्ट चाहिए। 11 बजे के बाद ऐसा माना जाता है कि लीवर रेस्ट के पीरियड में होता है, उस समय आप उस पर लोड दीजिएगा तो उतना डाइजेशन होगा। तो डायबिटीज में कहा जाता है कि आप शाम में यथाशीघ्र खा लीजिए, मतलब 6 से 7 8 के बीच खा लीजिए। अभी एक और साइंटिफिक आता है कि सूर्य के रोशनी के अनुसार ही हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन बढ़ता और घटता है। तो यदि आप लेट में खाना खाएंगे तो आपकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, फिर आपको कठिनाइयाँ होगी। तो
तो ये सब कुछ नियम जो है खाने का वो जरूर पालन करें। एक निश्चित समय पर यदि आप खाना खाते हैं तो आप उस समय को निश्चित कर ले, प्रत्येक दिन उसी स्थान पर खाएं, उसी जगह पर उसी समय पे खाएं। तो इससे क्या होगा, आपके डाइजेशन सही होंगे। तीसरा, हम लोग कहते हैं डायबिटीज में या किसी भी खाने के बाद थोड़ी देर बाएं करवट लेते हैं। बाएं करवट लेटने का दो अभिप्राय है। जो योग की भाषा में, जो योग की भाषा समझते हैं, उसमें मणिपुर चक्र होता है नाभि के पास, और उसी से नाभि के पास जो हमारा चक्र होता है वो मणिपुर चक्र, वह यदि एक्टिवेट हो जाता है तो डाइजेस्टिव एंजाइम का सही सेक्रेशन होता है और डाइजेशन सही हो जाता है। इसलिए बाएं करवट लेटना चाहिए। चौथी बात एक मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि यदि आपका उम्र ज़्यादा हो गया है या किसी 40 के बाद, तो 3 उजली चीज़ों को छोड़ दीजिए। चीनी, मैदा, नमक जितना कम से कम हो सके उतना ही खाइए, क्योंकि ये तीनों चीज़ आपके लिए हितकर नहीं है। जैसा आप देख चुके हैं कि भारत विश्व की राजधानी बनने जा रही है, डायबिटिकों की संख्या बहुत है, उसमें चीनी, ब्लड प्रेशरों की जो हाइपरटेंशन कहते हैं उसके रोगियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। इसलिए आप नमक की भी मात्रा कम कर दीजिए, और जो गैस्ट्रिक की शिकायत आती है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैदा को कम कर दीजिए। तो अंततः ये कहेंगे, और खाने के बाद एक आसन होता है जिसको वज्रासन कहते हैं। यदि वज्रासन में आप खाने के बाद बैठते हैं तो आपके एंजाइम अच्छे से सही से आपके इंटेस्टाइनल रीजन में मणिपुर चक्र जागृत होगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे, और उससे गैस्ट्रिक की जो बीमारी है वो नहीं होगी और सही रहेंगे। वज्रासन को में बैठने का बहुत उचित तरीका होता है, जो आप जान जाएंगे, किसी बुक से देख लेंगे या मैं दिखा देता हूँ, और इसके करने से आपके सारे जो प्रॉब्लम है खत्म हो जाएंगे। हरिओम तत्सत।